2 अक्टूबर 2022 का दिन मध्य प्रदेश के मंदसौर के लिए खास था। इस तारीख को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली निदेशक IARI डॉक्टर A.K. सिंह और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के ADG सीड्स डॉक्टर D.K. यादव मंदसौर पधारे। यहाँ पर सिपानी कृषि अनुसंधान फार्म पर दोनों महानुभावों का गर्म जोशी के साथ स्वागत किया गया। इस अवसर पर सिपानी कृषि अनुसंधान फार्म के डायरेक्टर श्री नरेंद्र सिंह सिपानी और नगर के गणमान्य नागरिक बंधुओं ने पुष्पहार पहनाकर माननीय अतिथियों का हृदय से अभिनंदन किया। ऑन डिमांड वो टैग नहीं होना चाहिए। हाल मिल कर रहे हैं। उसमें आपका से मेल फीमेल सब एक ही नहीं लास्ट नहीं जो रिवर है ना सर, ये सिवना रिवर है ना सर, इसका काफ़ी यूज़ करते हैं लोग। इस मौके पर हमारे अतिथियों ने
सिपानी कृषि अनुसंधान फार्म परिसर में लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस प्रदर्शनी में रबी और खरीफ की फसलों के उन्नत बीजों का परिचय माननीय अतिथियों को और गणमान्य नागरिकों को श्री नरेंद्र सिंह सिपानी द्वारा करवाया गया। उनके साथ IARI के रिसर्च एसोसिएट डॉक्टर रामराज सेन भी मौजूद थे। सिपानी कृषि अनुसंधान फार्म पर IARI के निदेशक डॉक्टर AK सिंह, डॉक्टर DK यादव, ADG सीड्स ICAR नई दिल्ली द्वारा आधुनिक सीड प्रोसेसिंग यूनिट का उद्घाटन किया। दोनों अतिथियों के साथ हुडको के डायरेक्टर और भारतीय जनता किसान मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री बंसीलाल गुर्जर भी मौजूद रहे। सभी अतिथियों ने करतल ध्वनि करके फीता काटकर इस यूनिट को लोकार्पित किया, जो IARI और सिपानी कृषि अनुसंधान फार्म का संयुक्त उपक्रम है। आपको बता दें, श्री नरेंद्र सिंह सिपानी भारत के वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक हैं। भारत के कृषि क्षेत्र को उन्नत बनाने में श्री सिपानी का अहम योगदान रहा है। सन 1991 में मध्य प्रदेश के मंदसौर में श्री सिपानी ने सिपानी कृषि अनुसंधान फार्म की स्थापना की। पिछले 34 वर्षों में श्री सिपानी ने गेहूं, अरहर, मक्का और सोयाबीन की नई प्रजातियों का सफलतापूर्वक विकास किया है। इन्हीं के नाम पर गेहूं की उन्नत किस्म सिपानी 555 आज देश भर में पहचान रखती है। वर्तमान में सिपानी अनुसंधान फार्म IARI का कोलैबोरेटिव रिसर्च आउट स्टेशन है। श्री सिपानी कृषि शोध के लिए अमेरिका भी गए। कई राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित श्री नरेंद्र सिंह सिपानी को साल 2011-12 में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा सर्वप्रथम कृषि वैज्ञानिक के रूप में सम्मानित किया गया है। हमारा काम समानांतर संस्था माइक्रोकेमिकल्स है। वहाँ पर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स में, न्यूट्रिशन में और बीमारियों की रोकथाम करने में देश में इन कामों की पहचान करी है, परीक्षा करी है, किसानों ने अपनाया है और मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात के किसान हमारे उत्पादनों का कई सालों से प्रभावशाली तरीके से उपयोग कर रहे हैं। उसके बाद हमारा जो सेंटर है वो 4 क्रॉप के लिए IARI के साथ कोलैबोरेटिव है। व्हीट यानी कि गेहूं, सोयाबीन, मक्का और तुअर यानी पिजन पी जिसको अरहर बोलते हैं। इन 4 क्रॉप पे हमारा सेंटर काम कर रहा है और उसमें अरहर का भी 2 मटेरियल हमारे एडवांस जो अभी लास्ट ईयर रिलीज़ हुए हैं उसका हम प्रोडक्शन कर रहे हैं और एक मटेरियल एडवांस जो अभी रिलीज़ होने वाला उसका भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं। ये करते हैं। सोयाबीन इस क्षेत्र की मुख्य फसल है और आप देखें सोयाबीन में अगर 12 कुंटल 1 हेक्टेयर में सोयाबीन की पैदावार लेते हैं, सोयाबीन में 42% प्रोटीन होती है, तो 12 कुंटल में 42% प्रोटीन के हिसाब से 500 किलोग्राम प्रोटीन का वजन हुआ और उस प्रोटीन के वजन में 6.5 गुना प्रोटीन होती है जो नाइट्रोजन होती है उसकी। तो 6.5 से अगर भाग दें तो 100 किलोग्राम नाइट्रोजन आती है। हर साल जब सोयाबीन आप काटते हैं अपने खेत से
तो मिट्टी से 100 किलोग्राम नाइट्रोजन आपने ले लिया। अगर उस मिट्टी को हम वापस वो नाइट्रोजन नहीं देंगे और ये उम्मीद करेंगे कि ये मिट्टी हमेशा वैसे ही हमको पैदावार देती रहेगी, तो ये संभव नहीं है। अब वो नाइट्रोजन हम किस प्रकार से दें, इस बात के ऊपर विवाद हो सकता है, इस बात के ऊपर चर्चा हो सकती है, इस बात के ऊपर एक शोध का विषय है। आप उसको ऑर्गेनिक से दे सकते हैं, जैविक खाद के रूप में, चाहे वो गोबर की खाद हो, चाहे वो हरी खाद हो, चाहे केंचुओं की खाद हो, कोई भी प्रयोग कर सकते हैं। या आप उसको रासायनिक खादों के माध्यम से दे सकते हैं, जैसे यूरिया है और दूसरी खादें हैं, या दोनों के साथ मिला करके आप दे सकते हैं, जिसको हम समन्वित कृषि प्रणाली का नाम देते हैं। इसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों का एक तालमेल होता है, उससे पैदावार भी होगी और मृदा का स्वास्थ्य भी बना रहेगा। अक्सर चर्चा होती है ऑर्गेनिक खेती की, और उसके बाद अभी चर्चा होने लगी है नेचुरल फार्मिंग की। तो एक बात ये भी हमें समझनी चाहिए कि ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग में क्या अंतर है। जो विधान नेचुरल फार्मिंग की है उसमें हम बाहर से यहाँ तक कि गोबर की खाद, हरी खाद, केंचुए की खाद, इन सब चीज़ों को भी वर्जित कर रखे हैं। ऑर्गेनिक खेती में, जैविक खेती में इन चीज़ों को हम समाहित करते हैं। तो हमें एक बैलेंस बना करके चलना है कि अगर पैदावार लेनी है तो ज़मीन के स्वास्थ्य का ध्यान हमको रखना है, और दोनों चीज़ों के ऊपर हमको बराबर ध्यान रखना होगा। मैं एक बार फिर नमस्कार करता हूं, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम के लिए, और सिपानी जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने इस कार्यक्रम में आमंत्रित कर हमें आप सभी से बात करने का मौका दिया। बीज, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कृषि में एक सबसे आवश्यक अवयव होता है। आप कितना भी अपनी खेती की तैयारी करिए, गुजर साहब ने बहुत ही विस्तार से सारी जो बड़ी प्रैक्टिकल बातें बताई हैं, और खास तौर पर हम भी किसान परिवार से संबंध रखते हैं, और आज भी खेती में उतना ही योगदान रहता है कि जो आम किसान का रहता है। सप्ताह के अंत में गांव जाना, वो जाना, गांव दिल्ली के नज़दीक पड़ता है, तो एक पूरा इन्वॉल्वमेंट रहता है। और उन समस्याओं को, जैसे गुजर साहब ने अभी बताया, निश्चित रूप से वो समस्याएँ हैं, उसको किस तरह से आगे बढ़े, तो उसमें हम और डॉक्टर ए के सिंह साहब कुछ बातें बताने की कोशिश करेंगे, ताकि किसान भाइयों को उससे कुछ सहारा मिले। आगे भी जो पॉलिसी जिस तरह की आती है उसमें निश्चित रूप से हम उन चीज़ों को लाने का प्रयास करेंगे। तो आप चाहे कृषि में कितना भी आप उसकी तैयारी करिए, खेत की तैयारी करिए, खाद दीजिए, पानी दीजिए, जुताई करिए, सब कुछ दीजिए, दवाई दीजिए, अगर आपका बीज सही नहीं है तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाती है, वेस्ट हो जाती है। और जो हमारे जितने भी जो अनुसंधान के प्रयोग हैं उसमें लगातार पिछले काफ़ी वर्षों से ये देखा गया है कि अगर आप किसी भी किस्म का बीज, किसान उसको अपना बचाया हुआ बीज या वो ढंग से पैदा नहीं किया हुआ बीज है, और आप उन्नत बीज लेके बोते हैं, तो उसी किस्म का आपको 15 से 20% तक की पैदावार अधिक मिलती है। सिर्फ उसी वैरायटी को ढंग से मेंटेन किया हो, या उसी किस्म को आपने अपने पास रख के उसकी ढंग से मेंटेनेंस नहीं की, कटाई के समय उसमें मिक्सचर हो गया, उसमें खरपतवार थे, बीमारी लगी हुई थी, तो भंडारण ढंग से नहीं किया, क्योंकि भंडारण के वक्त भी बीज में बहुत नुकसान होता है, उसकी अंकुरण क्षमता घटती है, उसके अलावा उसका जो ओज है वो भी घटता है। तो इन दो ही अवयवों की वजह से 15 से 20% का किसान भाइयों को उससे नुकसान होता है। और अगर सिपानी साहब ने मंदसौर में IARI के साथ भागीदारी करके और अनुसंधान में बड़ा काम प्रारंभ करने का काम किया। वास्तव में ये कठिन काम है, लेकिन उस कठिन काम को धरातल पर ला करके और मंदसौर जैसी जगह में उनके द्वारा किया जा रहा है, इसके लिए मैं आदरणीय सिपानी साहब को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। सामान्यतः ऐसे काम को देखने में ऐसा लगता है, जो सामान्य किसान देखता है और जिसको इस अनुसंधान के बारे में जानकारी नहीं है, तो उसको ऐसा लगता है कि यार ये तो इनकी इस क्यारी में फसल ऐसी है, उस क्यारी में फसल ऐसी है, इससे तो मेरे खेत पे बहुत जोरदार खड़ी है। लेकिन उसकी दृष्टि में और एक वैज्ञानिक की दृष्टि में अंतर होता है। तो ये जो अनुसंधान का काम है बहुत बारीक काम है, और पिछले कई वर्षों से हम सिपानी साहब के साथ जुड़े हुए हैं।
तो लगातार हम उनके मेहनत को देख रहे हैं और उनके अनुसंधान को देख रहे हैं। तो जिस तरीके से वो मेहनत करते हैं, जिस तरीके से हमारी जो प्रजातियां हैं, विशेषकर गेहूं में और अन्य में भी वो कर रहे हैं, सोयाबीन में उन्होंने किया, गेहूं में किया, मक्का में किया, अन्य सरसों में किया, अन्य कई सारी फसलों में उन्होंने अनुसंधान किया और उसके माध्यम से जो मालवा में सबसे अच्छी प्रजातियां काम करती है, विकसित हो सकती है, उनको बचाया जा सकता है। जो पहले से ही है उसको बचाने के लिए भी अनुसंधान करना पड़ता है और उसके गुणों को विकसित करना पड़ता है, अवगुणों को उसमें से निकालना पड़ता है। सिर्फ हरियाली निगाहों में बसा कर रखना, सिर्फ हरियाली निगाहों में बसा कर रखना, 4 दाने हो तो मिट्टी में दबा कर रखना, और प्यास लगती है तो फिर जान सुखा देती है। जिंदा रहना है तो पानी को बचा कर रखना, जिंदा रहना है। परिचय पुस्तिका के लोकार्पण के लिए सभी सम्मानीय अतिथियों को बहुत धन्यवाद। सर थोड़ा सा नीचे देखिए।